डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन डाटा पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉटेलियर, जे मेहता, रॉबिन्स, मार्शल, इनके बारे में बात की थी। वो उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए, कौन कौन से उन्होंने क्या कहते हैं नियम समझाए थे अलग अलग तरीके से अर्थशास्त्र के। आज हम बात करेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है व्यष्टि और समष्टि, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर कि माइक्रो स्मॉल लेवल पे किया जाता है, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, इनके ऊपर क्या किया जाता है, या उनका छोटा सा ग्रुप, परिवार 1 से 5 जनों का ग्रुप हो गया, उन लोगों के ऊपर क्या कहते हैं अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। और समष्टि के अंदर क्या कहता है पूरे देश के ऊपर किया जाता है, बड़े लेवल पे किया जाता है, एक राज्य, एक देश, है ना, उसके अंदर क्या हुआ, कुल विनियोग कितने, इन्वेस्टमेंट कितने हुए, टोटल क्या कहते हैं ना कंजम्पशन कितना है, जो भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ओवरऑल बढ़ी जाती है, उसका एवरेज निकालती है। उस एवरेज को स्टडी किया जाता है कि क्या फर्क आ रहा है, क्योंकि कोई पर्सन ज़्यादा उपयोग कर रहा है, यूज़ कर रहा है, कोई पर्सन कम कर रहा है, उसको तो हम डिस्कस करेंगे पूरे के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र की, इसकी बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या कहता है कि इसमें व्यक्ति मतलब क्या हो गया, व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक इकाई। विशिष्ट आर्थिक इकाई मतलब कैसा हो गया, एक ग्रुप हो गया जिसको क्या कहते हैं वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का कोई समूह। जैसे एक परिवार हो गया, है ना, एक फर्म ले ली, फर्म के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक फर्म में ऐसा थोड़ी कि एक फर्म में एक ही आदमी होगा, उसके बॉस होंगे, मैनेजमेंट के लोग होंगे, लेबर होंगे, और भी बहुत सारे लोग होंगे उसके अंदर, तो वो आर्थिक इकाई कहलाएगी पूरी। तो इसमें व्यक्तिगत या व्यक्ति या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में बात करें तो इट्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड वेल डिफाइंड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। दैट मीन्स मैंने जो बताया, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का छोटा सा समूह, ज्यादा बड़ा समूह नहीं, विशेष समूह है। देश के अंदर बहुत बड़ा समूह रहता है, लेकिन हम छोटे समूह की बात करें, जैसे मैंने बताया परिवार हो गया, अगर आप लिखे यहाँ पे तो क्या हो गया, परिवार, एक फर्म, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो उनका अध्ययन करना वो क्या कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर क्या चीज होती है कि जैसे एक परिवार है, अब उसके अंदर ये देखना है कि परिवार की आय में कितना डिफरेंस आया एक साल के अंदर, या कंजम्पशन जो उपभोग जिसको अपन कहते हैं उसमें कितना फर्क पड़ा, क्या उनका कंजम्पशन बढ़ा, कम हो गया, क्यों हुआ, वो सारी चीजें, वो जो भी उनसे रिलेटेड चीजें आएगी वो किसके अंदर आएगी, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आएगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, कोई विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग आदि। ठीक है ना, तो ये सब क्या कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसके टाइप्स है 1 2 3, व्यष्टि आर्थिक स्थिति की, व्यष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति की, और व्यष्टि आर्थिक प्राविधिक की। इंग्लिश में बात करते हैं माइक्रोस्टैटिक्स, कंपैरेटिव माइक्रोस्टैटिक्स और माइक्रोडायनामिक्स। देखो इसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्थिति का मतलब क्या है, स्थिर या स्थिरता, और प्राविधिक का मतलब क्या हो गया, सतत या चलायमान, ऐसी चीजें चलती रहती है। यहाँ पे क्या है, ऐसी चीजें स्थिर रहती है। ये आपको दोनों हमेशा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्थिति की मतलब स्थिरता और प्राविधिक की मतलब चलायमान। ठीक है, चलायमान, चलायमान, ठीक है ना, ऐसी चीज जो चलती रहे। तो इसके अंदर क्या होता है, व्यष्टि आर्थिक स्थिति की को किस तरह से यूज किया जाता है, एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल कोई चीज है जिसका प्राइस x, कोई वस्तु है जिसका प्राइस कितना है, ₹5, ठीक है, ₹5, और इसका ये क्या होता है, x वस्तु है, इसका प्राइस है, डिमांड कितनी आ रही है, 5 है, तो मान लो 20 यूनिट। ठीक है, कोई x वस्तु है जिसकी प्राइस कितनी है, ₹5, और डिमांड कितनी है, 20 यूनिट। तो ये क्या कहता है, जो माइक्रोस्टैटिक्स है वो सिर्फ ये नाम देखता है कि ₹5 का है तो 20 यूनिट उसकी डिमांड की जा रही है, इसके अलावा किसी चीज का अध्ययन या स्टडी नहीं करता है। माइक्रोस्टैटिक्स की बात करें, ये नहीं बताएगा कि ₹5 है तो 20 यूनिट क्यों है, ₹5 है तो
20 यूनिट क्यों है, या इसके अंदर क्या रिलेशन है, ताकि ये 5 रुपये रहे तो 20 रुपये रहे, वो रिलेशन के बारे में बात नहीं करता है कि इसके बीच में बस सीधी या सामने बिंदु की बात नहीं करता है। इक्विलिब्रियम, सामने बिंदु जिसको अपन इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम की सिर्फ ये बताता है कि इसके अंदर ये इतना है, इतनी प्राइस है, इतना डिमांड है। उस इक्विलिब्रियम के भाई कहाँ पे इन दोनों के जो सामने बिंदु आएगा, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी, एक पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसको कहा जाता है, वहाँ तक कैसे पहुँचेगी या उसका रिलेशन क्या है, वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सिर्फ ये बात करता है कि 5 रुपये था तो यूनिट कितनी मांगी जाती है, 20 रुपये, तो वो क्या कहता है, इसलिए क्या स्थिर बता देंगे, यहाँ पे प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आया। फिर दूसरा आता है तुलनात्मक स्थिति। तुलनात्मक क्या होगा, मान लो इसकी प्राइस बढ़ के 10 रुपये हो जाती है और जो यूनिट से कंजम्पशन है वो कितनी आती है, घट के 12, डिमांड कितनी आती है 12। तो ये क्या कहेगा कि तुलनात्मक क्या करेगा, स्थिर मानेगा इसको, इसमें प्राइस में डिफरेंस नहीं बताया। जैसे कि कहेगा 5 थी जब 20 मांगी जाती थी, 10 प्राइस हुई तो 12 मांगी जाने लगी। अब क्यों मांगी जाने लगी, या इसमें फर्क क्या आया, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आया, पॉजिटिव आया, ये कुछ भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा। या इन दोनों इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा, कुछ भी नहीं बताएगा। सिर्फ तुलना करेगा कि जब 5 थे तो 20 यूनिट मांगी जाती थी, जब प्राइस 10 हो गई तो 12 यूनिट मांगी जाने लगी। तो ये था दृष्टि तुलनात्मक स्थिति की, ये ऐसा कुछ भी नहीं बताता है। इसके अंदर एक ही प्राइस का डिफरेंस रहता है, स्थिर रहता है, इसमें दो प्राइस के बीच कंपैरिजन किया जाता है, डिमांड में सप्लाई में कितना फर्क आया, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया जाता है। और लास्ट आता है दृष्टि आर्थिक प्रावीण्य की। इसके अंदर क्या चीज होती है, इसमें पूरा अध्ययन किया जाता है कि जब 5 रुपये था तो 20 यूनिट क्यों मांगी गई, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, जब 10 रुपये हुआ तो 10 रुपये क्यों हुआ, और उसकी वजह से 12 रुपये क्यों हुआ, उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, और इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या इसको प्राइस को कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पूरा इसके अंदर क्या है, विस्तृत अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों में विस्तृत नहीं है, तो ये क्या कहते हैं, ये प्राइस को स्थिर रखते हैं, ये दो प्राइस को स्थिर रखते हैं, लेकिन दोनों प्राइस के बीच में तुलना करते हैं। और ये जो है तीसरा वाला, ये उसका विस्तृत अध्ययन करता है, बताता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर को समझाता है। तो ये था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब अपन बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें डिफरेंस उल्टा ही है, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत भाग, इसमें बड़े बड़े संबंध अथवा समाज व्यवस्था संबंधित औसतों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो अध्ययन किया जाता है उसमें क्या है, औसत का। ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि इन्वेस्टमेंट, विनियोग, इन्वेस्टमेंट या विनियोग कितना है पूरे देश का, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हो सकता है 1% जो है, या ये राज्य जो है उसका इन्वेस्टमेंट मान लो 10 करोड़ है, लेकिन बी राज्य का 5 करोड़ ही है, सी राज्य का शायद 20 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनके अंदर क्या होता है, इनका एवरेज निकाला जाता है कि पूरे देश का एवरेज औसत जो है वो कितना है इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे ये चीज होती है, इसमें बड़े बड़े समूह का समस्त अर्थव्यवस्था, या तो बड़े बड़े समूह लेंगे, ठीक है, पूरे देश का मान लो कृषि उत्पादन कितना है, कितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है, कितना उसमें फर्क आया, बड़ा घटा जो भी है, अथवा समस्त अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था, तो कुल राष्ट्रीय आय कितनी है, कुल विनियोग कितने हुए, कुल उपभोग कितना हुआ, है ना, वो सारी चीजें आती है। बट उनका औसत का अध्ययन किया जाता है, उनके औसत का अध्ययन किया जाता है, एवरेज निकाल के फिर अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में बात करें तो इट स्टडीज द ग्रेट एग्रीगेट्स एंड एवरेज ऑफ सिस्टम रादर देन अ पर्टिकुलर आइटम। एक पर्टिकुलर आइटम की बजाय वो एक पूरे सिस्टम का एवरेज या एग्रीगेट्स टोटल, ठीक है ना, उसका अध्ययन स्टडी करता है। तो इसके अंदर जैसे होता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल विनियोग, कुल उपभोग की बात करें तो कंजम्पशन कितना हो रहा है, वो लोग कितना पैसा क्या कहते हैं, कोई चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हैं यूज करने के लिए। राष्ट्रीय आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम की बात नहीं कर रहे अपन, टोटल इनकम की बात कर रहे हैं कि पूरे देश की कितनी आय होगी। तो आय किससे होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की जो सेल आउट होगी उनकी वजह से होगी, ठीक है ना। कुल आय की अगर बात करें तो कुल आय इज इक्वल टू कुल विनियोग
प्लस कुल उपभोग। अभी क्यों है मैं बताता हूँ आपको। कुल आय, अगर इसका कुल आय का सूत्र ये मैंने बताया आपको, फॉर्मूला है। कुल आय क्या रहता है, आपकी इनकम कितनी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल अपन व्यष्टि को समष्टि को भूल जाते हैं, आपकी इनकम कितनी है 10,000, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्या 10,000 में से मान लो आपका खर्चा जो है वो लोगों के पास आपका वो खाने पीने में खर्च होता है वो मान लो 6,000 रुपये, कितना है 6,000 रुपये। तो आप क्या करोगे, बाकी जो 4,000 बचा उसका क्या करोगे, उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, चाहे बैंक में रख लोगे, वहां से ब्याज तो मिल रहा है, वो भी इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है ना। तो 4,000 रुपये क्या हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। आप क्या करोगे, उस पैसे को इन्वेस्ट कर दोगे, या तो म्यूचुअल फंड में लगा दोगे, कि प्रॉपर्टी में लगा दिया, कोई और चीज खरीद ली, मकान खरीद लिया, नहीं समझ में आ रहा है आपने बैंक में रख के रखा हुआ है, बैंक से आपको ब्याज मिल रहा है, तो सब चीजें क्या कहलाती है। तो यही कहता है कुल आय कितनी होती है, कुल विनियोग। कि उपभोग तो पहले आप सबसे पहले आप पैसा किसमें खर्च करोगे, अपने कंजम्पशन पे, आपको खाने पीने की चीजें चाहिए, कपड़े चाहिए, बहुत सारे जो खर्चे होते हैं उन पर खर्च करोगे, उसके बाद बचेगा तो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो कुल उपभोग कितना था आपका वो देखिएगा, और उसका जो पैसा बचा उसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ उसको मिला के क्या मानेगा आपकी कुल आय। तो ये उसी के ऊपर सारा खेल है, उसी की स्टडी करते हैं। इसके अंदर भी कोई सेम चीज है, मैथमेटिक्स, कंपैरेटिव मेथड और मैथोडायनेमिक्स, समष्टि स्थिति, तुलनात्मक समष्टि स्थिति और समष्टि प्रायोगिक। जैसा इसके अंदर था, इसके अंदर कोई सेम चीज है, कुछ एक दो पॉइंट्स थे कुल उपभोग के अंदर देख लिया कि भाई इस वर्ष में कुल उपभोग कितना था, बस ठीक है, कुल उपभोग कितना था, कुल विनियोग कितना था, बस। इसके भैया कुल आय की बात करें, कुल उपभोग और कुल विनियोग कितना था उसकी बात करें। फिर तुलनात्मक में 2 टाइम के बीच में कर दिया था, मार्च में कितना था और जनवरी में कितना था, और इसके अंदर समष्टि प्रायोगिक के अंदर पूरी तरह से उसका अध्ययन या स्टडी की जाती है। तो ये था आपका माइक्रो है मैक्रो स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है जनरली, ये क्वेश्चन ये आता है अगर इनकी दोनों की डेफिनेशन आती है और यह डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा व्यष्टि समष्टि में से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। थैंक यू।